डियर स्टूडेंट्स, आज हम MA प्रथम सेमेस्टर इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे कि हमारा जो इतिहास विषय का पाठ्यक्रम है वह किस तरह तैयार किया गया है। स्नातकोत्तर स्तर पर जो इतिहास विषय का पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है और यह द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 4 सेमेस्टरों में विभाजित है, अर्थात 2 वर्षों के इतिहास विषय के इस पाठ्यक्रम को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेमेस्टर में 4 जो प्रश्न पत्र हैं वह सैद्धांतिक सामग्री के आधार पर रखे गए हैं, अर्थात प्रत्येक सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के हैं। इनमें से जैसे प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र हैं, द्वितीय सेमेस्टर में 4 सैद्धांतिक और एक मौखिक अर्थात मौखिक या लघु शोध का 5वां प्रश्न पत्र रखा गया है, अर्थात द्वितीय सेमेस्टर में 5वें प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमें या तो मौखिक परीक्षा देनी है या एक लघु शोध तैयार करके उसकी परीक्षा देनी है। इसी तरह तृतीय सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र हैं जिनमें 3 अनिवार्य और चौथा जो प्रश्न पत्र है वह वैकल्पिक है, और फिर चतुर्थ सेमेस्टर में 4 प्रश्न पत्र हैं सैद्धांतिक और एक प्रश्न पत्र मौखिक परीक्षा या लघु शोध का है। ये तो रहा पूरे स्नातकोत्तर स्तर पर MA इतिहास का पाठ्यक्रम जो हमने संक्षिप्त में बताया। अब हम चर्चा करना चाहेंगे इतिहास विषय का जो MA प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत जो 4 प्रश्न पत्र हैं उन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। MA प्रथम सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है वह है इतिहास लेखन, अवधारणा एवं परंपरा, अर्थात इतिहास लेखन की जो अवधारणा है वह क्या है और किस तरह प्राचीन काल में इतिहास लेखन की परंपराएं रही हैं। इतिहास लेखन अर्थात हिस्टोरियोग्राफी एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेडिशंस, इस पे जो हमारी यूनिट वाइज जो हमारा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उस पर चर्चा करने से पहले मैं एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बात है आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो हमारा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही थौल टिहरी गढ़वाल का पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो थियोरेटिकल पेपर हैं अर्थात सैद्धांतिक प्रश्न पत्र हैं उनमें 80 अंक का तो जो प्रश्न पत्र होगा वह विश्वविद्यालय द्वारा संपन्न कराया जाएगा और 20 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा जिसे हम आंतरिक परीक्षा या इंटरनल असेसमेंट कहते हैं वह विभागीय स्तर पर संपन्न कराया जाएगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा
और इस 100 अंक में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन अर्थात आंतरिक परीक्षा जिसे हम इंटरनल असेसमेंट कहते हैं, और 80 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा वह सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा वह प्रश्न पत्र अर्थात उस प्रश्न पत्र की परीक्षा 80 अंकों की विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि जो आंतरिक परीक्षा का जो स्वरूप है और इसमें जो मूल्यांकन की पद्धति है वह विभाग स्तर पर संपन्न की जाती है और विभागीय स्तर पर आंतरिक परीक्षा जिस प्रश्न पत्र की भी हो उस प्रश्न पत्र को पढ़ाने वाले प्राध्यापक द्वारा ली जाती है और वह इस परीक्षा को जो विभिन्न आंतरिक परीक्षा लेने के तरीके हैं या जो आंतरिक परीक्षा विभिन्न तरीकों से ली जाती है उसके अंतर्गत वह इस परीक्षा को संपन्न करा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि जो आंतरिक परीक्षा होती है वह पूर्णतया उस प्रश्न पत्र को पढ़ाने वाले प्राध्यापक के मूल्यांकन पर निर्भर करती है कि वह आंतरिक परीक्षा हेतु किस परीक्षा पैटर्न को अपनाता है, जिसमें असाइनमेंट हो सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्न हो सकते हैं, उसमें संक्षिप्त प्रश्न पत्र बनाकर प्राध्यापक परीक्षा ले सकता है। जो पूरे सेमेस्टर के अंतर्गत जो छात्र छात्रा की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है उस आधार पर भी मूल्यांकन किया जा सकता है। आंतरिक परीक्षा में कक्षाओं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी देखी जाती है और इस तरह 20 अंक का जो मूल्यांकन होता है, जो आंतरिक परीक्षा होती है, वह उस प्रश्न पत्र को पढ़ाने वाले प्राध्यापक द्वारा ली जाती है। यह तो रहा हमारा परीक्षा का स्वरूप। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो हमारा पाठ्यक्रम है प्रथम सेमेस्टर का, उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास लेखन अवधारणा एवं परंपरा, जिसे अंग्रेजी में हिस्टोरियोग्राफी कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रेडिशंस के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रश्न पत्र की जो प्रथम इकाई है, फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट में पहली यूनिट है इतिहास लेखन, उसकी अवधारणाएं और प्रवृत्तियां, अर्थात इतिहास लेखन क्या है और इतिहास लेखन की अवधारणा क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसके इतिहास लेखन के ट्रेंड्स क्या है। इसके अंतर्गत इतिहास का अर्थ, इतिहास की परिभाषा, इतिहास की प्रकृति और क्षेत्र, साथ ही साथ इतिहास के जो विभिन्न प्रकार हैं, राजनीतिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास आदि विभिन्न जो प्रकार हैं उनका भी अध्ययन हम इस प्रथम इकाई के अंतर्गत करेंगे। जो सेकंड यूनिट है, द्वितीय इकाई, इसके अंतर्गत इतिहास विषय का अन्य जो विषय हैं उनके साथ क्या संबंध है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह इतिहास विषय अन्य विषयों के साथ एक संबंध रखता है और उस अन्य विषयों का इतिहास विषय के साथ क्या महत्व है। इनमें जैसे पुरातत्व शास्त्र या इसे पुरातत्व विज्ञान भी कहते हैं, आर्कियोलॉजी, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और इसके अतिरिक्त अन्य जो विषय हैं उनका भी संबंध हम इतिहास के साथ क्या है इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो तृतीय इकाई है उसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि
प्राचीन काल में इतिहास लेखन की कैसी परंपराएं रही हैं। जैसे पूरे विश्व में जो इतिहास लेखन की ग्रीक अर्थात यूनानी परंपरा है या रोमन परंपरा है, या भारत में प्राचीन काल में इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है, इसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मध्यकालीन भारत में किस तरह इतिहास लेखन हुआ, या मध्यकालीन विश्व में इतिहास लेखन किस प्रकार आगे बढ़ा, किस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया, और इसी तरह आधुनिक काल में इतिहास लेखन किस तरह किया जा रहा है, इस पर भी हम तृतीय इकाई के अंतर्गत चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। जो चतुर्थ इकाई है, इसके अंतर्गत हम जो विभिन्न इतिहासकार हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे बाणभट्ट, बिलहण, कलहण, अलबरूनी, अबुल फजल, बदायूनी, इनका अध्ययन हम चतुर्थ इकाई के अंतर्गत करेंगे। और इस तरह हमारा ये इतिहास विषय का प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसका पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित है। जो प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका शीर्षक है भारतीय इतिहास के स्रोत, अर्थात सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें प्रथम इकाई के अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, भवन, अवशेष, कला, चित्रकला आदि का अध्ययन करते हैं। और साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो संस्कृत साहित्य के ग्रंथ हैं जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, पाली भाषा के ग्रंथ हैं और प्राकृत भाषा के ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का हम अध्ययन करेंगे जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, अर्थात जिन स्रोतों से हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनका अध्ययन करेंगे। और इन मध्यकालीन स्रोतों के अंतर्गत हम संस्कृत भाषा के जो ग्रंथ हैं जिनसे हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसी तरह अरबी भाषा के ग्रंथ, फारसी के ग्रंथ, उर्दू के ग्रंथ, जिन ग्रंथों से हमें मध्यकाल के इतिहास की जानकारी मिलती है, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ, उस भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो साहित्य रचा गया और उस साहित्य से हमें जो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो हम उस साहित्य का भी अध्ययन करेंगे। अर्थात हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए भक्तिकालीन जो साहित्य है उससे भी हम सहायता प्राप्त करेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत जो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, अर्थात जिन स्रोतों से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उनका अध्ययन करेंगे। इनमें मुख्यतः दो तरह के ग्रंथ हैं। प्रथम जो अंग्रेजी भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं जिनसे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, और दूसरे ग्रंथ जो भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं जिन्हें हम देसी साहित्य या वर्नाक्यूलर लिटरेचर कहते हैं। तो ऐसा भारतीय भाषाओं का साहित्य जिनसे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसका अध्ययन हम इस तृतीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम जो आधुनिक काल में भारतीय इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास पर लेखन कार्य किया है, ऐसे इतिहासकारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इनमें से जो प्रमुख इतिहासकार हैं जैसे के.पी. जायसवाल, आर.सी. मजूमदार, डी.डी. कोशाम्बी, इरफान हबीब, विपिन चंद्र
और रोमिला थापर, इनके द्वारा जो इतिहास लिखा गया उसके बारे में और इन इतिहासकारों के बारे में हम इस चतुर्थ इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। हमारा जो तीसरा प्रश्न पत्र है इस प्रथम सेमेस्टर का, वो है विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास जो कि हम 1453 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक इस बीच का इतिहास हम इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात हम विश्व का इतिहास 1453 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक इसका अध्ययन हम तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे, जिसमें प्रथम इकाई है आधुनिक यूरोप में सामंतवाद की विशेषताएं और किस तरह सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद के पतन के जो महत्वपूर्ण कारक थे उनका हम अध्ययन करेंगे इस प्रथम इकाई के अंतर्गत। द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन तथा वैज्ञानिक क्रांति इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह यूरोप में या संपूर्ण विश्व में पूंजीवाद का विकास हुआ, वाणिज्यवाद जो प्रचलित हुआ और साथ ही साथ किस तरह यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार जिसे हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन हुआ तथा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो वैज्ञानिक क्रांति संपन्न हुई, इसका अध्ययन हम द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत हम इंग्लैंड की जो शानदार क्रांति थी, जिसे हम रक्तहीन क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में संपन्न हुई, इसका अध्ययन करेंगे। तथा अमेरिका की क्रांति जो कि 1776 ईस्वी में संपन्न हुई, इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह ये जो दो महान क्रांतियां हुई हैं, इनके पीछे इनके कारण क्या थे और इनका परिणाम क्या हुआ, इसका अध्ययन हम तृतीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम जो 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रांसीसी क्रांति ने हमें विश्व के जो आधुनिक प्रजातंत्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें दिए हैं। तो किस तरह फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई, इसके पीछे कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या हुए, इन सब का अध्ययन हम चतुर्थ इकाई के अंतर्गत करेंगे। हमारा जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है इस प्रथम सेमेस्टर का, वो है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। और यह प्रश्न पत्र हमें हड़प्पा काल से 1206 ईस्वी तक इसका अध्ययन हमें करना है कि इस काल में प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था। अर्थात हड़प्पा काल से लेकर 1206 ईस्वी तक प्राचीन भारत की जो राजनीतिक गतिविधियां थी, जो राजनीतिक इतिहास था, उसका अध्ययन हम इस चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम इकाई के अंतर्गत हम वैदिक काल तक, अर्थात हड़प्पा काल से लेकर वैदिक काल तक जो राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ उसका अध्ययन करेंगे। द्वितीय इकाई के अंतर्गत हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी उसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में जैसे 16 महाजनपद थे, जिनमें अधिकांश
राजतंत्रात्मक शासन के अंतर्गत शासन करते थे तथा कुछ इनमें गणतंत्र भी थे जिनमें गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी। साथ ही साथ इन 16 महाजनपदों में से किस तरह एक जो महत्वपूर्ण महाजनपद था मगध, वह मगध महाजनपद कालांतर में कैसे एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हुआ, किस तरह मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ, किस तरह मगध महाजनपद एक विशाल साम्राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ, तो इसका अध्ययन हम मगध साम्राज्य का उदय इसके अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हुए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, इनकी जो शासन व्यवस्था थी, इनकी जो विजयें थी, इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, जिसमें अशोक का जो धर्म था, जिसने बौद्ध धर्म को एक प्रकार से विस्तृत पैमाने पर अपनाया ही नहीं बल्कि उसका प्रचार प्रसार भी किया, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम जो मौर्य काल के बाद जो भारत की राजनीतिक दशा थी उसका भी अध्ययन हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। तृतीय इकाई के अंतर्गत हम गुप्त काल का अध्ययन करेंगे और इस इकाई के अंतर्गत हम जो गुप्तकालीन शासक हुए कि किस तरह गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त द्वारा की गई और फिर जो अन्य गुप्त वंशीय शासक हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि जो शासक हुए, उन शासकों ने किस तरह विजयें प्राप्त की और किस तरह अपना प्रशासन कुशलतापूर्वक संचालित किया, इन सब का अध्ययन हम इस तृतीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। और इसी इकाई के अंतर्गत हम जो गुप्त काल के पश्चात हर्षवर्धन जो एक पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का प्रमुख शासक हुआ, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि हर्षवर्धन ने किस तरह उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों का सामना किया और किस तरह महान उपलब्धियां प्राप्त की। साथ ही साथ हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, इसका भी हम इस इकाई के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। चतुर्थ जो इकाई है इसके अंतर्गत हम जो प्रारंभिक मध्य युग कहा जाता है, अर्थात जिसे हम हर्षवर्धन के पश्चात तथा 1200 ईस्वी से बाद, इसे हम सामान्यतया 647 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक रख सकते हैं। तो इस प्रारंभिक मध्य युग की जो राजनीतिक दशा थी, जिसमें भारत में विभिन्न राजपूत वंश हुए, राजपूत शासक हुए, जो राजपूत वंशीय शासक हुए, और उन राजपूत वंशों ने किस तरह शासन किया, जिसमें चौहान, चंदेल, गहरवार, तोमर, परमार, कई जो महत्वपूर्ण राजपूत शासक हुए, विभिन्न राजपूत वंश हुए, उनका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इस काल में जो अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, तो अरबों का जो भारत पे आक्रमण हुआ और अरब भारत में आए, जो सिंध क्षेत्र में उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, अपना शासन स्थापित किया, इसका अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ किस तरह भारत पर गजनवी और गोरी ने आक्रमण किया, उनके आक्रमणों का परिणाम क्या हुआ, इसका अध्ययन भी हम चतुर्थ इकाई के अंतर्गत करेंगे। तो यह था हमारा MA प्रथम सेमेस्टर का पाठ्यक्रम। इस तरह आप इसका अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे।